हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो आपने बचपन से अपनी किताब में पढ़ा है। पहला चैप्टर कौन सा चैप्टर है वो? उस चैप्टर का नाम है सेंटेंस। क्या नाम है? सेंटेंस। बचपन से जब जब आपने ग्रामर की किताब खोली होगी तब ये चैप्टर आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाई दिया होगा, ठीक है। और फर्स्ट पर नहीं भी दिखाई दिया होगा तो पूरी बुक में कहीं ना कहीं चैप्टर आपको टकराएगा आगे, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज के बाद ये चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रह जाएगी, सारी जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे आज इस चैप्टर से रिलेटेड। तो वीडियो हमारे साथ बने रहिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की, बट सेंटेंस से थोड़ा सा पहले हम कुछ और भी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, वहां मैंने आपको अल्फाबेट के बारे में बताया था। अल्फाबेट मतलब कि आपके लेटर्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। काफी अच्छी वीडियो है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये लेक्चर लेने में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो लेटर्स होते हैं, जब आप लेटर्स बनाने सीख जाते हैं, जब लेटर्स के बारे में सीख जाते हैं तो लेटर्स के बाद फिर आप क्या करते हैं? फिर आप बनाते हैं वर्ड्स। क्या बनाते हैं उसके बाद? वर्ड्स। लेटर्स को जोड़ जोड़ के आप शब्द बनाते हैं। कैसे शब्द बनाते हैं? ऐसे शब्द जिसका मतलब सही हो। ऐसा नहीं कि कोई भी लेटर उठा के जोड़ दिया और फिर कोई भी वर्ड बना दिया और ये वर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ड का कोई मीनिंग होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। जब अल्फाबेट और वर्ड्स इन दोनों का काम खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद हम वर्ड्स से बनाना सीखते हैं सेंटेंस। क्या बनाना सीखते हैं? सेंटेंस। तो यहीं से सेंटेंस की डेफिनेशन निकल के आती है। क्या डेफिनेशन है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense in it or itself। सेंटेंस क्या है? तो जो सेंटेंस है वो क्या है? वो कुछ नहीं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है? शब्दों का, वर्ड का ग्रुप है। बहुत सारे शब्द होंगे उसके अंदर, और ऐसे शब्द दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका कोई मतलब हो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे वर्ड एक साथ उठा के रख दिए, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है पूरा साथ में पढ़ने पर, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। उसका सेंस होना चाहिए तब वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे माय क्लास टीचर इज अराइविंग। हमारे क्लास टीचर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पर ये इसका सेंस बन रहा है। और वर्ड्स देखिए 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 वर्ड्स है। तो मैंने 5 वर्ड्स को आपस में मिला के जो बनाया है उसको क्या बोलेंगे? उसको सेंटेंस बोलेंगे। तो क्या ये बात आपके लिए क्लियर है? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स को आपस में मिला के सेंटेंस बना देते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेंटेंस के काइंड्स की। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, सेंटेंस के काइंड्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सेंटेंस के काइंड्स को लेकर। कोई बोलता है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के काइंड है, कोई बोलता है असर्टिव या इंटरोगेटिव इंपेरेटिव ये है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। आज ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। कैसे? पहला इसका है बाय नेचर। क्या है? बाय नेचर। और दूसरा क्या है? बाय स्ट्रक्चर। क्या है दूसरा? बाय स्ट्रक्चर। कुछ लोगों ने पहली बार देखा होगा, बट कुछ लोग इसको पढ़ चुके होंगे। जिसने पहली बार देखा है वो भी देखिए, जिसने पढ़ लिया है वो भी इसको देखिए। तो सेंटेंस को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, ठीक है। कैसे? बाय नेचर और बाय स्ट्रक्चर में। अब अगर नेचर की बात करें, नेचर मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति के तौर पर, ठीक है। और स्ट्रक्चर होता है बनावट, बनावट के तौर पर। सेंटेंस को प्रकृति और बनावट के तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। नेचर के तौर पर बात करें तो इसमें आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं।
इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। इसके बाद है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के बाद है इंपेरेटिव, फिर आता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी के बाद आता है ऑप्टेटिव। अगर बात करें बाय नेचर की, तो बाय नेचर के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस के 5 काइंड्स हैं। कौन कौन से हैं? असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के तौर पर 4 तरह के आपके सेंटेंस होते हैं। पहला होता है सिंपल, सिंपल सेंटेंस के बाद कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड के बाद कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट वन इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो अगर बात करें बाय स्ट्रक्चर पर यानी कि बनावट के आधार पर, तो बनावट के आधार पर 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, जो सेंटेंस के अलग अलग काइंड्स आपको देखने को मिलते हैं, कभी ये, तो वो इस तरह से आप डिवाइड कीजिए कि सेंटेंस नेचर के अकॉर्डिंग 5 काइंड्स होते हैं और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 4 काइंड्स होते हैं। क्या बात यहां तक आपकी क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, काइंड्स के बाद, काइंड्स की इसके बाद एक अलग वीडियो बनेगी जिसमें काइंड्स को डिस्क्राइब किया जाएगा बहुत अच्छे से, बट अभी सेंटेंस का जो है बेसिक चल रहा है, तो अभी हमने काइंड्स के बारे में पढ़ा, हम सेंटेंस के पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, अगर स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो आपको सेंटेंस के पार्ट्स जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी मशीन के बारे में जानने के लिए उसके पार्ट्स जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। यहां तक बात क्लियर है आपकी? सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है डूअर, डूअर, डूअर मतलब होता है कर्ता, यानी कि काम करने वाला। जो भी पूरे सेंटेंस में जो भी काम कर रहा होता है, जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है, उसको डूअर कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका प्रेडिकेट, इसको हिंदी में विधेय बोलते हैं, ठीक है ना, विधेय बोलते हैं हिंदी में। और सब्जेक्ट के बाद जो भी पीछे का होता है, वर्ब से लेकर कॉम्प्लीमेंट तक, वो सब कुछ क्या होता है? वो प्रेडिकेट के अंदर आता है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे राम इज माय हीरो, ठीक है, राम इज माय हीरो। अब यहां बात करते हैं कि डूअर, काम करने वाला, यानी कि कर्ता। अब पहचानना कैसे है, कैसे पहचानेंगे हम कि सेंटेंस में कर्ता कौन सा है, कौन डूअर है, कौन काम कर रहा है? ये कौन कौन जो आ रहा है ना, यहीं से हम पहचानेंगे कौन से, और दूसरा किसने से, कौन और किसने, और इंग्लिश में हु से, हु या कौन या किसने लगाकर हम सब्जेक्ट को पहचानते हैं। जैसे राम इज माय फेवरेट हीरो, राम मेरा फेवरेट हीरो है। मैं पूछता हूं कौन मेरा फेवरेट हीरो है, तो कौन की जगह पर क्या आया? राम। तो कौन की जगह पर जो आएगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, ठीक है। अब देखिए किसने रावण को मारा, तो किसने की जगह पर आया है? राम ने मारा। तो राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो कौन या किसने लगाकर हम क्या पहचानते हैं? हम सब्जेक्ट पहचानते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए, कौन और किसने लगाइए, सब्जेक्ट पहचानिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है, कभी कभी सब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, माय यंगर ब्रदर इन द यूएसए इज अ डॉक्टर। मेरा छोटा भाई यूएसए में डॉक्टर है। अब यहां पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका बताया था मैंने? कौन डॉक्टर है?
मेरा छोटा भाई। तो कुछ लोग बताएंगे माई यंगर ब्रदर, कुछ लोग बताएंगे ब्रदर, ठीक है, बट इसका जो सब्जेक्ट है वो पूरा यूएसए तक है। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? एक सब्जेक्ट इतना बड़ा हो सकता है। सब्जेक्ट के पार्ट्स पर अगर ध्यान दिया जाए तो सब्जेक्ट में देखिए सबसे पहले आता है डिटरमाइनर, ठीक है, दूसरा इसमें होता है क्वालिफायर, जो क्वालिफाई करता है, इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो आप लोग, एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं, एडजेक्टिव क्वालिफायर, ठीक है ना। तीसरा इसका एक पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं मेन वर्ड, क्या बोलते हैं? मेन वर्ड। और फोर्थ पार्ट इसका होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये 4 पार्ट्स में हम सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ डिटरमाइनर दिखेगा, जैसे कि इस सेंटेंस में डिटरमाइनर है माई, ठीक है, डिटरमाइनर यानी कि संकेतक, वो निश्चय करता है कि ये वाक्य है, संकेत करता है, इशारा करता है उसकी तरफ, ठीक है। इसके बाद आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है यंगर, यंगर मतलब छोटा, छोटा उसकी विशेषता है। और मेन वर्ड होता है जो मेन यानी कि मुख्य, मुख्य शब्द यानी कि ब्रदर, भाई, ठीक है, मुख्य शब्द की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। और लास्ट में एक आपको फ्रेज दिखेगा। अब ये फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका खुद का मीनिंग तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, उसको फ्रेज कहते हैं, ठीक है ना। फ्रेज क्या होता है? जिसका खुद का मीनिंग होता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब इन द यूएसए का खुद का मीनिंग तो है पर कंप्लीट नहीं है, अगर मैं इसको अकेला निकाल के यहाँ पर रख दूं इन द यूएसए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है? ये है। अब ये 4 पार्ट्स में हम सब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इन 4 पार्ट्स में से क्या है? मेन वर्ड तो आपका आना ही है, मेन वर्ड आएगा ही, इसके साथ ही साथ कभी कभी एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाता है, कभी कभी डिटरमाइनर आ जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव आ जाता है, कभी कभी ये चारों साथ में आ जाते हैं। तो ये आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे? तो आपको पूरा ध्यान रखना है। और एक इसकी पहचान और है कि जहां से वर्ब शुरू हो जाती है, जहां से वर्ब, अब वर्ब कोई भी हो सकती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जहां से वर्ब शुरू होगी वहीं से सब्जेक्ट का अंत हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। मोस्टली सेंटेंसेस में ऐसा ही होता है। मोस्टली सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब पर आकर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सारे सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्टली सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। तो मोस्टली सेंटेंस में हम क्या देखेंगे कि वर्ब कहां पर है, अगर वर्ब हमको मिल जाती है तो वही हमारा सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक हमारा पूरा क्या है? ये एक सब्जेक्ट है, इतना बड़ा क्या है आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद ये पूरा क्या कहलाता है? इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और प्रेडिकेट के पार्ट्स को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद अब बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की, ठीक है ना। ये प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जिसको हिंदी में विधेय बोलते हैं, कर्ता एंड विधेय होते हैं। तो प्रेडिकेट है क्या? बेसिकली प्रेडिकेट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज वर्ब, पहला पार्ट इसका क्या है? वर्ब होता है। दूसरा इसका पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा पार्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट। ये 3 पार्ट्स में आपका पूरा प्रेडिकेट खत्म हो जाता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब बात करें वर्ब की तो आपको यहाँ पर दोनों तरह की वर्ब देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी देखने को मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है, ये आपको वर्ब के चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। वर्ब का चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए। आगे वो जो मैं वर्ब के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ आप जरूर देखिएगा, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, आज से पहले वर्ब ऐसी आपने नहीं पढ़ी होगी, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? सहायक क्रिया। और मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, ठीक है। इनके कैसे कैसे यूजेस होते हैं वर्ब चैप्टर हम सीखेंगे। अब बात करें ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट भी 2 पार्ट्स के होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये 2 पार्ट्स में आपका ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है। अच्छा, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग समझते हैं ना आप, जब भी लिविंग थिंग की चर्चा की जाएगी, जब भी लिविंग थिंग की चर्चा की जाएगी तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यू
गेव मी बुक्स। ठीक है, तुमने मुझे किताब दी, यू गेव मी बुक्स, तुमने मुझे किताबें दी। अब इस बात को ध्यान रखिए, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर जो मी है, मी यानी कि मैं क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है ना, एक जीवित है, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या दिया, बुक्स, तो बुक्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम लगाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लिविंग के लिए हम क्या लगाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि मोस्टली सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख सके? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो गौर से देखिएगा, यहां पर हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी बस, यू गेव हम आगे लेके आते हैं, यू गेव बुक्स। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं आगे ले आया हूं, अब इनडायरेक्ट को पीछे ले जाने के लिए आपको टू का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, टू का, ठीक है ना। टू का यूज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे ले जा सकते हैं। तो यू गेव बुक्स टू मी, अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। विदाउट टू के आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस के अंदर टू नहीं है तो आप यही फॉलो कीजिए, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर टू है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में लगा सकते हैं। यहां तक क्लियर है। बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट जिसको पूरक शब्द कहा जाता है, ये सेंटेंस को पूरा करने का काम करता है। मोस्टली कॉम्प्लीमेंट आपको देखने को मिलेंगे लिंकिंग वर्ब के साथ। कहाँ हम देखने को मिलेंगे, लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो जैसा मैंने आपको बोला है अभी कि वर्ब, जितनी भी वर्ब है, वर्ब का कॉन्सेप्ट हम वर्ब चैप्टर में क्लियर करेंगे, और ऐसा क्लियर करेंगे उसके बाद आपको कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, प्रेडिकेट, यानी कि प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले सब्जेक्ट सीखा था, तो सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स में डिवाइड था। तो ये सेंटेंस जो है अभी तक हमने सीखे हैं सेंटेंस के पार्ट्स, ठीक है। इससे पहले काइंड सीखे थे, अभी पार्ट्स। तो पार्ट्स टू टाइप्स से डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम सीख चुके हैं, प्रेडिकेट हमने यहाँ सीख लिया है, और ज्यादा सीखेंगे हम जब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। आप जब टेंस करेंगे या डायरेक्ट करेंगे, तब आप इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अभी बेसिक, आपको केवल बेसिक की जरूरत थी, और वो बेसिक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेंटेंस के काइंड्स के साथ, और आपको सिखाऊंगा मैं सेंटेंस के काइंड्स, जो हमने 2 काइंड्स पढ़े थे ना, नेचर एंड स्ट्रक्चर, अब उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो डिटेल में जानने के लिए अगली वीडियो में जरूर आप लोग मिलिएगा मुझसे। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके दोस्त भी आपके जैसे बने, तो इसलिए उनका पढ़ना भी जरूरी है, अकेले अकेले नहीं, दोस्तों को भी करना है। समझ में आ रही है बात? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।